हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का एक वीडियो बना रखा है। उसमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, रेट है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है। अब इसके आगे केमिकल काइनेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इससे केमिकल काइनेटिक्स का आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी से हम लोग रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन से पहले हम लोगों ने 11th क्लास में जो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, थोड़ा सा हम उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ाते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई भी रिएक्टेंट है और ये अपना प्रोडक्ट दे रहा है, सपोज कर लीजिए, और ये रिएक्शन देखा जाए, अगर हम इसको रिवर्सिबल मान के चले स्पेशली, तो आपको पता है कि हमारा जो रेट है, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो हमारे सामने सिचुएशन है, ये रेट लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो पिछले साल हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन किया था, एक छोटा सा डेरिवेशन किया था। यहाँ पर मान लो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल नेचर का है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर रेट को अब हम लोगों ने ले रखा है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमें कांस्टेंट बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, के लगा देते हैं, एक कांस्टेंट यूज कर लेते हैं और आगे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है। जो आर यहाँ पर के है, ये अपना रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, ये जो है रेट कांस्टेंट। अब अगर हमें रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, सपोज करो रेट कांस्टेंट को हम चाहते हैं कि रेट कांस्टेंट है क्या, अगर हम इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1 यूनिट मान लें, देन R इज इक्वल टू के, यानी जो रेट हमारा होगा, इस केस में अगर हम रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मीन्स at a unit concentration of reactant rate of reaction is equal to rate constant। ये हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट, बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट, दोनों की फिर रिलेट करके हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे। ये सब तो अपना 11th क्लास का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। फिर एक बार समझिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमें क्या समझना है। सबसे पहले तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन जो पिछले साल हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा है, हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम लेके चलते हैं। एक्टिव मास मीन्स क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास का नाम देते हैं। तो यहाँ पर आर के ऊपर देखा जाए स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स इसका मोल पर लीटर कंसंट्रेशन शो हो रहा है। तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया, इसको हमने रेट कांस्टेंट का नाम दिया। और रेट कांस्टेंट को अगर अपने को डिफाइन करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को आर के कंसंट्रेशन को, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यूनिट मान लें, 1 मोल पर लीटर मान लें, तो देन रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट यूनिट कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, या रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ऐसा हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सपोज कर लीजिए कोई रिएक्शन अगर हम ऐसा लेके चलें, मान लो कि A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर देखा जाए स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c लेते हैं, ये इनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट गिव्स आउट, यहाँ पर देखा जाए प्रोडक्ट, यहाँ पर इसके हमने प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। ए बी सी की स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू ए बी सी देखा जाए, और इनके पास इनका जो नंबर है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है।
और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इस केस में अब हम लोग रेट ला एक्सप्रेशन पर आते हैं। देखिए रेट ला एक्सप्रेशन में हमें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कैलकुलेशन करना होता है, उसको उसके बेसिस पर हमारा रेट ला एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये तो हम रिएक्शन को देख करके इसके स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू के बेसिस पर पूरा डेरिवेशन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक बेसिस पर हमारा डेरिवेशन क्रिएट नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर क्रिएट होगा। ये ध्यान रखना अपने को। अब इसमें देखा जाए रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। जैसा कि आपको पहले से पता है रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट माइनस साइन में हम लोग लेके चलते हैं, अगले वीडियो में से पहले वाले वीडियो में डिस्कशन हो चुका है। इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं ए बी और सी, ये तीन तीन रिएक्टेंट हमारे सामने हैं। अब इनके ऊपर देखा जाए पावर पी क्यू आर की यहाँ पर हम लगाएंगे। मेरे कहने का पर्पस क्या है, अभी अगर हमें 11th क्लास के कॉन्सेप्ट को लेना होता, 11th क्लास के बेसिस पर हमें कॉन्सेप्ट लेना होता, तो हम यहाँ पर जो पावर यूज करते ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी यूज करते। लेकिन यहाँ पर हम रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ए बी सी का एक्टिव मास तो हमने लिया है, लेकिन ऊपर देखिए पावर हमने स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल आर अप्लाई किया है। इसका पर्पज स्पेशली क्या है देखा जाए, रेट ला एक्सप्रेशन स्पेशली देखा जाए, ये जो हमारे सामने सिचुएशन आपके सामने आई है यही कंडीशन रेट ला एक्सप्रेशन है। रेट ला एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखा जाए पर रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिया है इस केस में देखा जाए, और यहाँ पर हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सेलेक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक्टिव मास हमने सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एक्टिव मास के ऊपर पावर हमने रेज किया है, और जो पावर हमने रेज किया है विच इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और नॉट, यानी हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू ए बी सी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के इक्वल भी हो सकती है या उससे अलग वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन ये वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मिलेगी, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से मिलेगी। एक्सपेरिमेंट से ही हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट के ए के कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा रेट किस रेशियो में चेंज हो रहा है, बी के कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं तो हमारा रेट किस रेशियो में चेंज हो रहा है, सी के कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करें तो हमारा रेट किस रेशियो में चेंज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं और हमारा रेट इंक्रीज ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड पार्ट है। हो सकता है कि हम किसी भी रिएक्शन के रेट को डबल करें, रिएक्शन के कंसंट्रेशन को डबल करें और हमारा रेट डबल का स्क्वायर में चेंज हो जाए, तो ये सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। ये सब कंसेप्ट आगे आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी जो हमारे सामने रेट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, ए बी सी के ऊपर पी क्यू आर की पावर लगी है, यही हमारा रेट ला एक्सप्रेशन है। रेट ला एक्सप्रेशन देखा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हमने लिया है, मोलर कंसंट्रेशन को ले रखा है, और इनके ऊपर हमने पावर रेज करी है, और वो जो पावर हमारी है विच इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और नॉट। लेकिन अब ये डिटरमाइन कैसे होगा कि वो इक्वल होगी या उससे अलग आएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी देखा जाए, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से मिलेगी। नॉर्मल केस में एकदम सिंपल इक्वेशन देख करके हम इसके ऊपर पावर अप्लाई नहीं कर सकते। लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग क्या करते हैं, केवल हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जो स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू होती है उसको पावर जैसा रेज कर देते हैं, लेकिन रेट ला एक्सप्रेशन में पावर क्या लगाना है ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन का पार्ट है। एक्सपेरिमेंटली हम उसको डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद पावर आएंगी, और ये पावर हमारी ए बी सी के इक्वल भी आ सकती है या उससे अलग वैल्यू भी आ सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखना आप लोग। रेट ला एक्सप्रेशन में कुछ नहीं, पहले हमें सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन को समझना है, रेट कांस्टेंट को समझना है। जैसे अब रेट कांस्टेंट की बात किया जाए, आपको सबको पता है रेट कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग आएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होगी। रेट कांस्टेंट केवल और केवल टेम्परेचर के वेरिएशन से चेंज होता है। अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करेंगे, अपने उस कह सकते हो कि जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश है या कंटेनर का टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट चेंज होगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से भी रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता।
कैटलिस्ट के यूज करने से भी रेट कांस्टेंट में कोई वेरिएशन नहीं आता, केवल और केवल रेट कांस्टेंट चेंज होता है टेम्परेचर से। और रेट ला एक्सप्रेशन में आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को तो लेना ही लेना है, लेकिन रिएक्टेंट के ऊपर कंसंट्रेशन टर्म हम जो ले रहे हैं वहाँ पर जो हम पावर यूज करेंगे वो पावर हमारी पी क्यू आर जो मैंने लिया है वो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के इक्वल आएगी या उससे अलग आ सकती है, लेकिन ये डिटरमाइन होगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। यही हमारा जो रेट ला एक्सप्रेशन है जो आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। अब इसके आगे देखा जाए हमारा अगला डिस्कशन होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरफ चलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट अपना इस पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, काफ़ी टाइप के कॉन्सेप्ट भी इसमें हमें पढ़ने हैं समझने हैं, लेकिन रेट ला एक्सप्रेशन की जरूरत वहाँ पर भी अपने को पड़ेगी। इसलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना रेट ला जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर स्पेशली देखा जाए एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पार्ट है ये ऑर्डर। यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये ध्यान रखना आपने को। अगर हमारे पास अभी जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट ले रखा था, ये हमारा रिएक्टेंट था और यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा था, तो रेट हम लोगों ने यहाँ पर ले रखा था रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पर रेट को हम लोगों ने देखा जाए माइनस डी एक्स अपॉन डी टी से भी नोट किया था, आगे इसकी जरूरत तो हमें पड़ेगी इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ ए के ऊपर हमने पी पावर लगा ली थी, एक्टिव मास ऑफ बी के ऊपर हमने पी क्यू की पावर लगा रही थी और एक्टिव मास ऑफ सी के ऊपर पी क्यू आर की पावर लगा रखी थी। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारे सामने है या रेट ला एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर लगी हुई है यही पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मतलब कह सकते हो नंबर ऑफ या पावर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म रेज ऑन द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर नोन एज ऑर्डर। ध्यान देना फिर से, जो हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रखा है ए बी सी, इनके ऊपर देखो जो पावर हमने लगा रखी है, यहाँ पर पावर हमने देखो यहाँ पर पी क्यू आर लगा रखी है, लेकिन ये पी क्यू आर ध्यान रखना हमेशा, मैं बार बार इसको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के बेसिस पर आइडिया लगाया जा सकता है कि पावर क्या लगनी है। तो अब यहाँ पर देखा जाए अगर हम ए के रिस्पेक्ट में कहेंगे ऑर्डर क्या आएगा, ए के रिस्पेक्ट में जो ऊपर आपने पावर लगा रखी है वो ऑर्डर आएगा। ए के रिस्पेक्ट में पावर ऑर्डर क्या है, पी है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, क्यू है, और सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हमारा जो है वो आर है। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये है, ध्यान रखना स्पेशली कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट अगर हम लोग लेते हैं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रेट ला एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म पर हम पावर रेज कर रहे हैं उसी पावर के लिए हम ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये अपने को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लगा सकते हैं आइडिया, ये अपना पावर है। अब यहाँ पर देखा जाए ए के रिस्पेक्ट में पावर क्या आएगी पी, बी के रिस्पेक्ट में पावर आएगी क्यू और सी के रिस्पेक्ट में पावर आएगी आर, लेकिन ओवरऑल जो ऑर्डर आएगा पूरा का पूरा रिएक्शन के लिए अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पर P प्लस क्यू प्लस आर ये हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो यहाँ पर पावर आएगी वही पावर हमारे पास देखा जाए उसी का सम कर लेंगे तो ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर डेरिवेशन न्यूमेरिकल बहुत कुछ अपने करने हैं, लेकिन अभी उससे पहले आपको ध्यान रखना है कोई भी रिएक्टेंट हमारे सामने है, एक्सपेरिमेंटली हमने रेट ला एक्सप्रेशन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पर पावर क्या रेज होनी है ये हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कंसंट्रेशन चेंज करके रेट को चेंज करके हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लगी हुई है वो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है। जैसे अगर कहा जाए ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा तो पी आएगा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होगा तो क्यू आएगा, सी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आएगा तो आर आएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा तो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास P प्लस क्यू प्लस आर, ये आपको ध्यान में रखना है, ये ओवरऑल ऑर्डर बनेगा हमारा। तो हमारे कहने का पर्पस है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट ला एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म पर जो पावर रेज हो रही है वही पावर ऑर्डर है। जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन टर्म पर पावर रेज है वो उस इंडिविजुअल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आएगा, और ओवरऑल ऑर्डर जो आएगा वो पूरे कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर हमने रेज कर रखी है उस पूरे को हम प्लस कर लेंगे, P + Q + R, ये ओवरऑल ऑर्डर हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, कुछ एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। अगर हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके लिए हम नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हमारे पास सिंगल स्पेशली यहाँ पर आएंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हमने N2O5 को ले रखा है। अब N2O5 देखा जाए, यहाँ पर N2O4 + ½ O2 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब N2O5 देखा जाए अकेला सिंगल मॉलिक्यूल है। अब इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लेके चलेंगे, यहाँ पर रेट = -dx/dt = K, और यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा N2O5, ये सबसे आएगा। तो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर देखा जाए पावर यहाँ पर क्या आएगी 1। तो अगर यहाँ पर जो पावर 1 है, अगर कोई यहाँ पर पावर मैंने नहीं लगा रखी है तो 1 है, तो इसके लिए हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर का नाम देते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में या रेट ला एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर रेज होगी वो 1 आएगी। ध्यान रखना इसको। और एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, देखा जाए अगर हम H2O2 को लेकर के चलें, H2O2 देखो H2O + ½ O2, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन टर्म जो लेकर के चलेंगे H2O2 का देखा जाए रेट = -dx/dt, यहाँ पर K, और यहाँ पर H2O2 को पावर स्क्वायर देखा जाए 1 आ जाएगा। और भी तमाम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, NH4 NO2 ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए N2 + 2H2O। अब यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पर लेंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ें हमारे सामने जो आएंगी ये एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ही आपके सामने निकाला जा सकता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ले रखा है, कंसेप्ट K, NH4 NO2, यहाँ पर पावर 1, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर इसको लेकर आऊँ, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टैग्मेट्रिक वैल्यू जिनकी आ रही है वही पावर जैसी रेज हो रही है, लेकिन ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही आइडिया लगाया जा सकता है कि पावर क्या लगेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेशन टर्म या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के ऊपर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर रिएक्टेंट के ऊपर पावर 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सेकेंड ऑर्डर की तरफ हम लोग थोड़ा सा बढ़े, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो आपको नाम से देखो क्लियर हुआ सेकेंड ऑर्डर। अब मतलब सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या, किसमें आपको 2 मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट देखा जाए सेकेंड ऑर्डर में होना है। अब इस केस में ये ध्यान रखिए, जैसे मान लो हमने 2NO2 लिया है, यहाँ पर देखा जाए 2NO + O2, 2NO2 ले रखा है। अब यहाँ पर जो हमारे सामने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा, रेट = वही सेम केस -dx/dt = K, और यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन देखो NO2 के ऊपर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसका लॉ ऑफ मास सेक्शन की बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर NO2 के ऊपर देखा जाए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंटली क्या है स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करेंगे तो उसकी स्क्वायर के बेसिस पर हमारा रेट चेंज होगा। इसलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का पार्ट होगा और एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन के बेसिस पर हम ले सकते हैं। ऐसे देखा जाए अगर मैं यहाँ पर देखो H2 + I2 गिव्स आउट 2HI, यहाँ पर देखा जिसके लिए रेट लेकर चला जाए रेट = वही सेम केस -dx/dt = K। अब यहाँ पर H2 and I2, ये हमारे पास रिलेशन आएगा। देखा जाए 1 + 1, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू आपने लगा रखी तो इसके ऊपर पावर 1 तो है ही, तो 1 + 1 यानी दोनों को 1 + 1 ऐड करोगे तो सेकंड आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हमारा होगा। मेरे कहने का मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो हम ले रहे हैं यहाँ पर K H2 × I2, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेट करेगा, इसलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा।
और एक दो एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं। थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर की बात थोड़ा सा इक्वेशन बेसिस पर कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं और आप लोगों को इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत तो है ही। इजी टॉपिक है, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस अपने को ध्यान रखना है ये है कि लेकिन ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे। थर्ड नंबर पर देखा जाए यहाँ पर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे देखो 2NO + O2 गिव्स आउट 2NO2। अब यहाँ पर रेट जो हम इसके लिए लेके चलेंगे वही सेम केस -dx/dt। यहाँ पर देखा जाए जो dx/dt पता ही इंस्टेंटेनियस रेट के बेसिस पर हम लेते हैं, जैसे पहले वाले वीडियो में हमने कवर कर रखा है, = k। अब यहाँ पर देखो NO के ऊपर देखा जाए हमारा पावर 1 आ जाएगा इंटू O2 के ऊपर पावर 1, यहाँ पर NO के ऊपर पावर 2 और O2 के ऊपर पावर 1। यहाँ पर जो आप ऑर्डर निकाल के चलोगे यहाँ पर देखा जाए तो 2 + 1 क्या वैल्यू आ जाएगी 3। इसलिए देखा जाए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन जो हमने यहाँ पर पावर 2 और 1 लगा रखा है ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस का रिजल्ट है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में और रेट जो चेंज होगा इसके स्क्वायर में चेंज होगा, इसीलिए सेकंड आएगा। इसकी कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से रेट चेंज होगा, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर की वैल्यू यह जाएगी। अगर यहाँ पर हम देखो 2NO + Cl2 ले लें, यहाँ पर 2NOCl, यहाँ पर भी देखो वही सेम केस, रेट = -dx/dt = k, NO के ऊपर देखो स्क्वायर और Cl2। अब यहाँ पर देखा जाए ऑर्डर अपने को निकालना पड़ेगा, ऑर्डर में 2 + 1 कितनी वैल्यू आएगी 3। तो हमारे कहने मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, लेकिन अपने सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर हैं। और एक और हम लोग जीरो ऑर्डर की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जीरो ऑर्डर की बात कर लेते हैं। कुछ देखिए स्पेशल रिएक्शंस होते हैं जहां पर अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें तो ऑर्डर जो होता है, रेट जो होता है उस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिलेट नहीं करता, रेट को डिटरमाइन करने के लिए कोई और फैक्टर वर्क करता है। तो ऐसे केस में हमारा जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में आता है। अब जैसे यहाँ पर देखो अगर हम H2 + Cl2 यूज करें, यहाँ पर देखा जाए लाइट 2HCl। अब यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन जो डिसाइड होता है लाइट की इंटेंसिटी के बेसिस पर डिसाइड होता है, H2 या Cl2 के कंसंट्रेशन के बेसिस पर डिसाइड नहीं होता। इसके लिए अगर हमें रेट लेके चलना पड़ेगा, रेट = सेम जो हम लोग बार बार वही dx/dt लेके चल रहे हैं = k। अब यहाँ पर H2 × Cl2, इनके ऊपर देखो पावर 0 लगेगी, और अगर इनके ऊपर पावर 0 आती है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्पेशली बनेगा। अब यहाँ पर देखो H2 या Cl2 के कंसंट्रेशन से रेट चेंज नहीं होगा, रेट पूरी तरह से डिसाइड कौन करेगा, लाइट की इंटेंसिटी, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आ जाएगा। ऐसे देखा जाए अमोनिया की ब्रेकिंग अगर ये प्लेटिनम के सरफेस पे हो रही है या गोल्ड के सरफेस पे हो रही है, यहाँ पर देखो N2 + 3H2, इस केस में जो हमारे पास रेट आएगा, रेट = -dx/dt = k, और यहाँ पर अमोनिया के ऊपर जो कंसंट्रेशन टर्म जो पावर आएगी वो 0 आएगी। देखो यहाँ 2 जरूर स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू ली गई है लेकिन पावर 0 आई, क्यों? क्योंकि अमोनिया की ब्रेकिंग डिसाइड किस बेसिस पर होगी कि हमारा प्लेटिनम या गोल्ड की एक्टिविटी क्या है, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा। अमोनिया के कंसंट्रेशन से रेट का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में जाएगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर होगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको समझाया है। हमें लगता है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, आप लोग इसको अच्छे से समझना। अब इसमें देखा जाए रेट कांस्टेंट की यूनिट पर भी एक बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स वाले। तो हम लोग इसके आगे अलग अलग जो भी हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनके लिए हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात थोड़ा सा कर लेते हैं और इसके आगे फिर हम लोग अगले स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा स्टेप हमारे सामने देखा जाए, या ऑर्डर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यूनिट्स ऑफ रिएक्शंस,
रेट कांस्टेंट, यहाँ पर देखिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो रेट कांस्टेंट की जो हमारे पास यूनिट आएगी, जैसे सबसे पहले देखा जाए हम यहाँ पर जीरो ऑर्डर को लेकर के चलते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए देखा जाए अपने पास सिचुएशन क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और हमारे पास जो रिएक्टेंट है अगर ये प्रोडक्ट बना रहा है और रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन पर अगर टर्म लगा हुआ है जीरो, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो आपके सामने देखो dx ये कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में दिया जाता है। यहाँ देखिए मोल पर लीटर, ये तो हमारा dx है, और dt ये टाइम है, टाइम को हम लोग सेकंड में लेके चलते हैं, इज इक्वल टू k। रे यहाँ पर फिर एक्टिव मास है मतलब मोल पर लीटर वैल्यू आ जाएगी, मोल पर लीटर। इसके ऊपर देखो पावर जीरो लगी है, तो अगर इसके ऊपर पावर जीरो लग जाएगी तो ये पूरा पूरा यूनिट बन जाएगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास जो k की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारे लिए देखा जाए इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन किया जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर बताइए, तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो हमारे सामने आएगी, देखो इस सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, dx अपॉन dt ये चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, और कंसंट्रेशन हम निकालते हैं हमेशा मोल पर लीटर में, मोलरिटी दी जाती है, ये टाइम है, टाइम को हम सेकंड से मेंशन करते हैं, इज इक्वल टू k, और यहाँ पर रेट है, देखो मोल पर लीटर के ऊपर हमने पावर जीरो लगा रखी है, ये पूरी वैल्यू यूनिट बन जाएगी। तो अब आर के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर के लिए हमारा कह सकते हो रेट कांस्टेंट की यूनिट बनेगी। तो कभी अगर ऐसे कुछ कैलकुलेशन के लिए आ जाए या 1 मार्क्स में हमें किसको कहीं लिखना पड़े, आपको ऐसे निकालने की जरूरत पड़ेगी या निकाल सकते हो। अब जरा हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पर देखा जाए रेट इज इक्वल टू सेम वही केस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और अगर हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो रिएक्टेंट के ऊपर कंसंट्रेशन टर्न पर पावर 1 लग जाएगी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आपके सामने दिख रहा है कि रेट हम लोग हमारे पास क्या आता है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड, या इस बेसिस पर हम ले सकते हैं मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर देखा जाए फिर वही सेम का जाएगा, मोल लीटर इनवर्स मोल पर लीटर, इसके ऊपर पावर 1 है, तो दिख रहा है देखो मोल पर लीटर पावर हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, ये हमारा रिलेशन बन जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है ये जीरो ऑर्डर के लिए हमारा रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कैलकुलेशन है। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड का और एक बार यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, आसानी से आप समझ सकते हो। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड इनवर्स में देखो आ रहा है, इस तरह से हम लोग निकाला, या टाइम इनवर्स भी ले सकते हैं। थर्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर यहाँ पर देखो अगर कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में चेंज हुआ है तो इसके लिए देखा जाए रेट इज इक्वल टू k, और यहाँ पर रिएक्टेंट के ऊपर क्या पावर लगेगी, स्क्वायर, तभी तो हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में जाएगा रिएक्शन, क्योंकि इसको पावर जो रहेगी वही ऑर्डर डिसाइड करती है। अब इस केस में रेट के लिए तो फिर वही हमारे पास आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड k। अब यहाँ पर देखा जाए मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर, तो आपको देखने से लग रहा है कि एक तो हमारा मोल पर लीटर एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक बच जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए हमारे सामने k इज इक्वल टू आ जाएगा मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखना k इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए जो वैल्यू बन जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखना, फिर से देखिए मोल पर लीटर और अपॉन सेकेंड, ये तो हमारा रेट है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट के ऊपर कंसंट्रेशन टर्म 2 लगा हुआ है, पावर 2 लगी तभी हमारा सेकंड ऑर्डर बनेगा। हमने मोल लीटर इनवर्स का पावर 2, तो 1 मोल पर लीटर देखो 1 मोल पर लीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर 1 मोल पर लीटर बचेगा, तो k इज इक्वल टू ये वैल्यू अपान में आ जाएगी, तो मोल देखा जाए नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा,
और नीचे लीटर इनवर्स से ऊपर जाकर के देखा जाए प्लस में आ जाएगी वैल्यू, और सेकंड इनवर्स पहले से है तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये हमारा सेकंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट फिर वही सेम केस माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और रिएक्टेंट के ऊपर लिखा जाए क्या पावर यहाँ पर लग जाएगी 3, तब जाकर के हमारा थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स बनेगा, ये ध्यान रखना अपने को। अब रेट के लिए हम वही सेम केस लेके चलेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड, ये हम लेके चलेंगे इज इक्वल टू k, और यहाँ पर देखा जाए मोल लीटर इनवर्स का क्यूब, ये हमारे सामने सिचुएशन बन जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये, तो क्या कंडीशन आपके सामने दिख रही है, ये मोल -2 का देखा जाए क्यूब है, यहाँ पर तो स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है, 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर देखा जाए मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये रिलेशन देखा जाए हमारे सामने बन करके आ जाएगा। इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनके लिए हम लोगों ने रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है ये हम लोगों ने इजी गोइंग कैलकुलेट कर लिया। एक जीरो ऑर्डर, एक nth ऑर्डर की वैल्यू हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन बना लेते हैं, इसके बेसिस पर किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो इसकी तरफ हम लोग और आगे मूव करें, यहाँ पर फॉर nth ऑर्डर, अब आपको पता है nth ऑर्डर में क्या होगा, जो हमारे सामने रेट रहेगा, रेट इज इक्वल टू सेम माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, और हमारे पास जो रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा है इसके ऊपर पावर n लग जाएगी। तो सेम वही सेम केस लेंगे, देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इज इक्वल टू k। अब यहाँ पर देखा जाए हमारे पास एक तो मोल लीटर इनवर्स तो आएगा, इसके ऊपर पावर n आ जाएगी, तो k इज इक्वल टू हमारे सामने देखा जाए क्या सिचुएशन बनेगी, यहाँ पर देखा जाए मोल लीटर इनवर्स के ऊपर देखा जाए जो हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स, और जब इस साइड से लाओगे तो 1 माइनस n आ जाएगा क्योंकि आपने n पावर लगा रखा है, और यहाँ पर देखा जाए सेकंड इनवर्स ऑलरेडी है। ये हमारे सामने एक nth ऑर्डर के लिए देखा जाए रेट कांस्टेंट निकालने का तरीका बन जाएगा। फिर एक बार समझिए, nth ऑर्डर अगर कब होगा, रिएक्टेंट गिव्स आउट प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज इक्वल टू k, रिएक्टेंट के ऊपर हमने n पावर लगा रखी है, मोल पर लीटर अपॉन सेकंड देखा जाए, ये रेट की यूनिट के लिए हमारी यूनिट है पहले से पता है, रेट कांस्टेंट, अगर पावर nth है nth ऑर्डर के लिए पावर n आ जाएगी। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो 1 माइनस n आ जाएगा और सेकंड इनवर्स। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको जीरो ऑर्डर के लिए सेट करना है तो पता है कि 1 माइनस 0 कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स जीरो ऑर्डर की वैल्यू आ गई। अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना है तो 1 माइनस 1 n की वैल्यू यहाँ पर क्या ऑर्डर है, अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना है तो 1 माइनस 1 ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये पूरा यूनिट बन जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगी वैल्यू। अगर इसको सेकंड ऑर्डर के लिए बनाना है तो 1 माइनस 2 आ जाएगा, फिर वही मोल -2 लीटर सेकंड इनवर्स। तो मेरे कहने के पर्पस के अगर दिमाग में ये nth ऑर्डर वाला केस है तो ये जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके लिए अप्लाई हो सकता है। आप इसको अच्छे से समझना सभी लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 मार्क्स में रेट कांस्टेंट कभी कभी ये लोग पूछते हैं, ऑर्डर बता देंगे और उस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑर्डर हमें करना क्या है। इसी तरह देखा जाए थोड़ा सा हम और आगे बात कर लेते हैं, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लेते हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और थोड़ा सा ऑर्डर की बात तो हम लोगों ने कर ही ली। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए मॉलिक्यूलरिटी स्पेशली होती क्या है, किसी भी रिएक्टिंग जो हमारा रिएक्टेंट है वो आपस में प्रोडक्ट बनाने से पहले आपस में कोलाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विच टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन आर नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हम H2O2 की बात करें, अगर H2O प्लस हाफ O2 का फॉर्मेशन हो रहा है
अगर हम H2 प्लस I2 की बात करें 2HI का फॉर्मेशन हो रहा है। 2NO प्लस Cl2 की बात करें यहाँ पर तो 2NOCl देखिए बन रहा है। तो अब ये जो मॉलिक्यूलरिटी है ये थ्योरेटिकल चीजें, थियोरेटिकली हम इसको दिखा यानी डिटरमाइन करते हैं। हम लोग इक्वेशन देख करके मॉलिक्यूलरिटी की बात कर सकते हैं। कैसे, जरा देखो H2O2, अब नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर रिएक्शंस आर नोन एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी एंड इट इज अ टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। टोटल थ्योरेटिकल बेसिस पर हमारा कैलकुलेशन आता है। अब H2O2 सिंगल मॉलिक्यूल है, इसके देखा जाए मॉलिक्यूलरिटी क्या आ जाएगी 1। इसको हम लोग नाम देते हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखो H2 और I2 दो मॉलिक्यूल हैं। अब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे एलिमेंट्री केस में, एलिमेंट्री रिएक्शन केस में। इसको हम लोग देखा जाए बाई मॉलिक्यूलर का नाम देते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पर NO प्लस Cl2 3 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, यहाँ पर हम ट्राई मॉलिक्यूलर का नाम देते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर का नाम देते हैं। तो मेरे कहने का पर्पस क्या है कि कोई भी रिएक्शन जो वन स्टेप में या मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो उसमें सिचुएशन क्या बनती है, हर स्टेप की अपनी ओन मॉलिक्यूलरिटी बनती है। अगर मान लो रिएक्टिंग उस पर्टिकुलर स्टेप में सिंगल मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 आ जाएगी, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम दे दोगे। अगर उसमें 2 मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 आ जाएगी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का नाम दे दोगे। अगर 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर का नाम दे देंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी रिएक्शन में ऑर्डर का डिटरमिनेशन करना होता है तो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कंप्लीट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ऑर्डर डिसाइड होता है। ऐसे हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर ऑर्डर डिसाइड नहीं होता। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन या इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन आर नोन एज इट्स मॉलिक्यूलरिटी एंड इट इज अ टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकली वैल्यू देखा जाए है, इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है। ऑर्डर किसी रिएक्शन के लिए देखा जाए हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने 0 ऑर्डर की बात की थी। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन के लिए 0 नहीं आ सकती, ये हमेशा ध्यान रखना। मिनिमम 1 मॉलिक्यूल तो अपने को एलिमेंट्री रिएक्शन में कोलिजन के लिए चाहिए ही चाहिए। तो मॉलिक्यूलरिटी यूनी मॉलिक्यूलर से लोअर वैल्यू नहीं आएगी, कभी भी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, ध्यान रखना आप लोग। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, लेकिन हमारा ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकता है। देखा जाए 0 ऑर्डर हो सकता है, 1.5, 3/2 ऐसे वैल्यूज ऑर्डर में पॉसिबल हैं, आ सकती हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक होल इंटीजर आएगा, 1, 2, 3, 4 वैल्यू आएगी, 0 कभी नहीं आएगी। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये चीजें अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये अपना मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी आपके सामने 2 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, तो वहां पर भी अपने को अच्छे से इस चीज को समझने की जरूरत पड़ेगी। अब आज के वीडियो में अपना इतना पार्ट कवर हुआ है। ध्यान रखना, ऑर्डर क्या है, रेट का एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ये 2 यानी 3-4 टॉपिक इस वीडियो में कवर हैं। इन तीनों चारों टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, वीडियो अच्छे से कंप्लीट देखना है, लास्ट तक देखना है। इसी तरह से अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, मैं 100% आपके डाउट का सलूशन निकालूंगा। और कोई किसी को प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब अपना इसके आगे इसका जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, जो कि न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, न्यूमेरिकली पार्ट है पूरी तरह से। ये अगले वीडियो में कवर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट वो अपना इस चैप्टर का है। ये भी बिना आपको जब तक ये रिलेशन नहीं समझ में आएगा तब तक इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग जो भी समझेंगे वो अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझना, देखना, इसके टॉपिक को समझना, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो अगला जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का पार्ट है वो अगले वीडियो में कवर होगा। थैंक यू।